हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है तेजस शिक्षा चैनल पर। ठीक है, और जीएस की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जियोग्राफी का लेक्चर सीरीज हमने शुरू किया है, और लेक्चर 1 मैंने उसमें जियोग्राफी का आपका भूगोल का परिचय और उससे संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं, उसकी शाखाएँ हैं भूगोल की, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और जो भौगोलिक खोजें महत्वपूर्ण हुई उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और फिर आपका भौगोलिक खोजों के बाद जो भूगोल में प्रथम है, जैसे भूगोल के जो ग्रहों की गति के नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। इस तरीके के जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो मैंने कवर किया है। तो बेसिकली अभी हम लोगों का पहला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आज हम लोगों का शुरू करने जा रहे हैं क्या, ब्रह्मांड व सौरमंडल। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड व सौरमंडल, और ये पार्ट 2 है भूगोल का। हम लोग विश्व भूगोल अभी कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैं भारत भूगोल पढ़ाऊँगा। और ये आपके आरपीएफ एग्ज़ाम, आरपीएफ एसआई, यूपी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का यूपीएसआई और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए एकदम बेहतरीन क्लास है। और आपका आरओ यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में आपका भूगोल आता है उसमें आपको इससे बाहर जानने की ज़रूरत नहीं। और ये सारा का सारा मटेरियल मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में भूगोल के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी के ऊपर ही आ रहे हैं। तो चलिए हम लोगों का आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस चैनल पे जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं इसकी पीडीएफ एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। और ये पीडीएफ आप लोग देखेंगे बेहतरीन। आपको जियोग्राफी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मानी जाती है, मगर मैं इस पीडीएफ को और इस कंटेंट को इस तरीके से तैयार किया कि आपको पढ़ते पढ़ते ही एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिगर्स के साथ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और किसी भी तरह की बोरियत ना महसूस हो। चलिए हम लोगों का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो अस्तित्वमान द्रव्य व ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं व समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि भी शामिल हो, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है, ब्रह्मांड का व्यास इतना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 1 अरब प्रकाश वर्ष। 1 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा। ठीक है, और सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, पुच्छल ताराएं, निहारिकाएं आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर जितने भी वस्तुएं चक्कर लगाते हैं, चाहे उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्काएं हो गई, पुच्छल तारे हो गए। आप लोगों ने देखा होगा रात में एक गोविंदा की मूवी है सैंडविच, उसमें वो उसका जो बेटा होता है वो टूटते हुए तारे से विष की मांग करता है। तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो एक्चुअली में पुच्छल तारे होते हैं या उल्कापिंड होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के कारण प्रदीप्त हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं। तो जैसा लगता है कि एक तारा टूट रहा है। इसी तरीके से देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे और बाद में यम को निकाल लिया गया, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, सबसे पहले नंबर पर आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और तब जाके आपका वरुण है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वो पत्थरों से बने हैं। ठीक है, वो चट्टानों से निर्मित ग्रह हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं, ये गैसों और चट्टानों दोनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये तो बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हो गया, सूर्य से कौन कितना दूर है। तो सबसे सूर्य के नज़दीक बुध है और सबसे दूर है आपका वरुण है। अब हम लोग देख लेते हैं आकार के अनुसार ग्रह। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, फिर उसके बाद है आपका वरुण, फिर पृथ्वी है आपका 5वें नंबर पर। ठीक है, फिर आपका 6ठे नंबर पर शुक्र है, फिर 7वें नंबर पर मंगल है, और 8वें नंबर पर बुध है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार के अनुसार ग्रह हैं। और इनको आप लोग 2-3 बार नोट, जो मैंने पीडीएफ बनाई है, इसे आप लोग या तो इस पीडीएफ को या तो इस लेक्चर को 2-3 बार आप अपनी नज़रों के सामने घुमाएंगे तो ये आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और देखिए, नंगी आँखों से देखे जा सकने वाले ग्रह कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है और मंगल है। ठीक है, नंगी आँखों से कौन कौन से ग्रह देखे जा सकते हैं, एक आपका बुध देखा जा सकता है, और शुक्र देखा जा सकता है, शनि, बृहस्पति और मंगल। बाकी के लिए आपको
दूरदर्शी की आवश्यकता होगी। देखिए ये आपका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। सबसे नज़दीक देखिए बुध है, ठीक है, आपका देखिए बुध है सबसे नज़दीक, और इसके परिक्रमण दिन 28 दिन है, 58 दिन है ये आपका। फिर आपका शुक्र 108 दिन में, फिर पृथ्वी, ये दूरी के अनुसार है, सॉरी, ठीक है, दूरी के अनुसार है। फिर आपका मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और तब जाके आपको नेपच्यून को वरुण कहते हैं। यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं, अरुण, और नेपच्यून को हम लोग क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं, ठीक है। और ये फिगर देखिए मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने सन के बारे में, जो सूर्य है, सूर्यदेव। सुबह सुबह सूर्यदेव को आप लोग प्रणाम करिए, काफ़ी बुद्धि और बल मिलेगा। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। सूर्य पृथ्वी से, और ये मैंने टॉपिक के रूप में लिखवाए हैं कि ठीक क्या नाम है, जैसे पॉइंट के रूप में, कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया है एक पॉइंट के रूप में। जैसे सूर्य सौरमंडल का क्या है, ऐसे एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, मुझे वो एग्ज़ाम याद नहीं रहा, शायद MTS का एग्ज़ाम था क्या, तो उसमें जन्मदाता चूज़ करना था। फिर सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने पॉइंट के रूप में कन्वर्ट इसे कर दिया है, तो आप लोग इसे पॉइंट के रूप में याद रखिए। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 13,91,000 किलोमीटर है तथा पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य भार की दृष्टि से पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है, भार की दृष्टि से, और व्यास की दृष्टि से 109 गुना है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। और ये आपका यूपी कांस्टेबल में अभी इस बार के आया था, यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 18 फरवरी की जो शिफ्ट हुई थी उसमें आया था। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से 28 गुना है, ठीक है। सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से 28 गुना है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिलता है। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है, 10 बिलियन प्रकाश वर्ष है। और सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम। देखिए ये आपका UPSI में आया हुआ है और SSC में भी आया था आपका, कि सूर्य का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन से निर्मित है, तो 70% भाग हाइड्रोजन से निर्मित है। और यही हाइड्रोजन आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व हैं, जैसे लिथियम और यूरेनियम, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। और शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ये आपका आया ना हो, चाहे RO से लेके UPSI, RPF, कांस्टेबल और टीका नाम SSC का MTS, CPO, हर एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ दिया है कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर गलत दिया हुआ 7 मिनट, 7 मिनट नहीं, 7 मिनट आपका गलत है, 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपने साइंस में 11th 12th में 9th से लगाए और 11th 12th तक सुना ही होगा कि एक प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिन 9 घंटे व 7 मिनट में, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे चेक करने दीजिए, हाँ, 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट में एक बार परिक्रमण करता है अपनी धुरी पर। 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण किसे कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमने की, जब घूमता रहता है कोई पिंड तो उसे परिभ्रमण कहता है। और परिक्रमण किसे कहते हैं, जब किसी पिंड के चारों कोई दूसरा पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगाता हो तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और अक्ष पे घूमना परिभ्रमण, और किसी पिंड के चारों तरफ घूमना परिभ्रमण कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से हीलियम का बनना जो कि केंद्र में होता है, अर्थात सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ कि सूर्य के अंदर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। सूर्य से निकलने वाली तरंगें 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती हैं और पृथ्वी पर पहुंचती हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं, और ये आपका SSC CGL में आया था। इन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। सूर्य पर अनेक काले धब्बे हैं। प्रत्येक 11 वर्षों के समयांतराल पर इन धब्बों की संख्या निम्नतम से उच्चतम और फिर उच्चतम से निम्नतम होती है। यह समयांतराल सौर धब्बा चक्र कहलाता है, ठीक है। जो सूर्य के ऊपर काले काले धब्बे, जब आप लोग ध्यान से देखेंगे, सूर्य को तो देखना नहीं चाहिए, आंखें उससे ख़राब हो जाती हैं, आंखों का लेंस ख़राब हो जाता है, और ध्यान से देखेंगे उस पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। वो आपको किसी बेहतरीन दूरदर्शी से ही देखने पर दिखेंगे। तो उन सौर धब्बों के बढ़ने और घटने को
जो समांतराल होता है उसे सौर धब्बा चक्र कहते हैं, सन स्पॉट साइकिल कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकीर्ण होती है उसे लघु तरंग सार्थिक विकिरण की संज्ञा दी जाती है। सूर्य की दिखाई देने वाली दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे वाले भाग दीप्तिमान नहीं होता क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिसको वर्णमंडल कहते हैं, और इसका रंग लाल होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को प्रभा मंडल यानी कोरोना कहा जाता है। आपका कोरोना वो वाला कोरोना नहीं, चाइना वाला कोरोना नहीं, सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को प्रभा मंडल यानी कि जो आपको दिखते हैं सुबह सुबह उसे कोरोना कहते हैं। प्रभा मंडल से एक्स किरणें उत्सर्जित होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी इसी प्रभा मंडल से प्रकाशित होती है। ठीक है, जो सूर्य के किनारे किनारे जो उत्थी होता है एकदम साइड से, उसी के जैसा ही आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया तो साइड में जो प्रकाश आता है उससे जो प्रकाश जो आता है इसी कोरोना से निकल के आता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें पराबैंगनी व अवरक्त किरणें हैं। ठीक है, सूर्य के घूर्णन की गति 25.38 दिन, घूर्णन की गति अपने अक्ष पर घूर्णन की गति की बात कर रहा है, और भूमध्य रेखा पर 33 दिन ध्रुवों पर है। ठीक है, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को इसीलिए उत्तर भारत में गर्मी का मौसम आ जाता है जून के मौसम में। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है और यहाँ पर दिन लंबे होते हैं 21 जून को। और फिर आपका है 22 दिसंबर को आपका सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से 22 दिसंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है अपने इंडिया की साइड वहाँ पे दिन छोटा हो जाता है और ठंडी का मौसम आ जाता है, क्योंकि सूर्य का झुकाव मकर रेखा पर होता है। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है, इसलिए सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ब्रह्मांड की उपस्थिति से संबंधित अब आइए हम लोग अन्य प्रमुख सिद्धांतों को देख लेते हैं। ठीक है, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये तो आपने सूर्य के बारे में देखा, अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और कौन कौन सी धारणाएं प्रचलित हैं। ठीक है, जैसे बिग बैंग हो गया, आपका वायु राशि कल्पना हो गई, निहारिका सिद्धांत हो गया, इन सब के बारे में। और देखिए सौर मंडल की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत दिए गए, जिनमें से कुछ मुख्य और मान्यता प्राप्त सिद्धांत निम्न है। पहला आपका वायव्य राशि कल्पना, इसे किसने दिया था? कांट ने दिया था। वायव्य राशि कल्पना में क्या बताया गया कि सारे पिंड जो हैं वो किसी गैसीय पदार्थों से बने हैं। जितने भी सौर मंडल में पिंड हैं जैसे सूर्य वगैरह, ये सब गैसीय पदार्थों से बने हैं। और गैसीय पदार्थों के अणु जो होते हैं वो आपस में जब नज़दीक आते हैं तो उनके बीच अंतराणविक बल काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे और बाकी चीज़ों की रचना हुई। ये वायव्य राशि कल्पना है। और इसे किसने प्रतिपादित किया था? इसे प्रतिपादित किया था कांट ने। ठीक है, फिर आपका निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत मतलब नेब्यूलर थ्योरी। इसमें नेब्यूलर थ्योरी को लाप्लास ने बताया था, और इसमें ये बताया गया था कि सभी एक तारे से टूटकर जितने भी सौर मंडल के पिंड बने हैं, सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो एक तारे से निकल के बने हैं। इसे किसने प्रतिपादित किया था? निहारिका सिद्धांत कहा जाता है। इसे लाप्लास ने प्रभावित किया। फिर आपका ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जेम्स जीन व हेराल्ड जेफरी ने। और फिर आपका ये उतना इम्पोर्टेंट है, ज्वारीय परिकल्पना में ये बताया गया है कि सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं उनमें ज्वारीय शक्तियों के कारण ये आपस में एक दूसरे से, जो सौर मंडल के ग्रह हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। फिर आपका ग्रह पिंड परिकल्पना, ये चैम्बरलिन व मार्टन ने दिया था। फिर आपका संयुक्त तारा परिकल्पना, इसे एच.एन. रसेल ने दिया था। संयुक्त तारा परिकल्पना का मतलब ये हुआ कि इसमें ये बताया गया है कि जो जितने भी आपके पिंड हैं जैसे ग्रह हैं, उल्का हैं, निहारिका हैं, ये दो तारों के आपसी रगड़ की वजह से, इसीलिए इसे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा गया। दो तारे आपसी बगल में से गुजर रहे थे, उनके बीच में टकराव हुआ, उनके टकराव से रगड़ की वजह से जो पिंड इधर उधर छटक गए, उनसे हम इसी नाम सौरमंडल का निर्माण हुआ। फिर आपका सुपरनोवा परिकल्पना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुपरनोवा, इसे किसने दिया था? होयल व लिटिलटन ने दिया था। फिर आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी, और ये शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आया ना हो। MTS से लगाया आपका, चपरासी के एग्ज़ाम से लगाया आपका CGL तक। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम चाहे UPSI हो चाहे कोई भी हो, उसमें बिग बैंग थ्योरी जरूर आपका पूछता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? एवे जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आपका सतत सृष्टि सिद्धांत, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सतत सृष्टि सिद्धांत, मतलब कि इसमें ये बताया गया कि हमारा सौरमंडल है वो बढ़ता ही जा रहा है, ब्रह्मांड का विकास होता ही जा रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। ऐसा माना कई विद्वान कहा कि ब्रह्मांड का विकास सौरमंडल बनने के बाद बंद हो गया, मगर इस सतत सृष्टि सिद्धांत में ये बताया गया है कि अभी भी ब्रह्मांड का हमारे विकास हो रहा है। इसे किसने प्रतिपादित किया था? थॉमन गोल्ड व हरमन बॉडी ने। और फिर उसके बाद आपका स्फीति परिकल्पना, इसे एलन कूथ ने प्रतिपादित किया, एलन कूथ।
अब आइए हम लोग एक एक करके सारे ग्रहों की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देख लें। सबसे पहले आपका बुध के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध पर वायुमंडल नहीं है, अतः यहाँ जीवन की संभावना भी नहीं है। जहाँ वायुमंडल रहेगा वहीं जीवन की संभावना होगी। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर दिन बहुत गर्म व रातें बर्फीली होती हैं, क्योंकि बुध जब जो सूर्य की तरफ जो पार्ट होता है बुध का, उस पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, मगर जो पार्ट अंधेरे की तरफ रहता है उधर का नाम है अपना कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसी कारण बुध का तापांतर भी बहुत ज़्यादा है। तापांतर उसे कहते हैं दिन व रात के जो तापमान होता है उनके बीच के अंतर को हम तापांतर कहते हैं। बुध सबसे गर्म ग्रह है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का है और इतनी ही अवधि की एक रात होती है, यानी कि जब पृथ्वी पर एक दिन होता है तो वहाँ पर 90 दिनों की बराबर होता है। और बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी का 5.5% है। बुध का व्यास 4.18 किलोमीटर है। ठीक है, और बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में? 88 दिनों में। अतः यह सौरमंडल का सबसे तीव्रतम ग्रह है। सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुध सूर्य के नज़दीक ही है और इसलिए उसका जो परिक्रमण पथ है वो काफ़ी छोटा है। और बुध अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। 59 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, इस मतलब परिभ्रमण काल भी इसका छोटा है। और बुध पर दिन का तापमान 400 तथा रात का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। न दिन में रह पाएंगे न रात में रह पाएंगे। बुध पर एक कैलोरीज बेसिन। ठीक है, बुध का घनत्व 5.43 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो कि पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है, और बुध का घनत्व कितना है? 5.43 है। और बुध की सूर्य से निकटतम दूरी 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 7 लाख किलोमीटर है। सूर्य के निकटतम स्थिति होने से बुध का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, और बुध सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जब सुबह आप लोग देखेंगे बुध सूर्य निकलने से पहले, तो उसके पहले देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। फिर है आपका शुक्र। देखिए शुक्र ग्रह बुध के बाद सूर्य के सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। शुक्र ग्रह का चक्कर इसे सौंदर्य का देवता, और ये पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की भगनी ग्रह। शुक्र सूर्य का चक्कर लगभग 225 दिनों में लगाता है तथा अपने अक्ष के परितः 243 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? और ये अभी जो ठीक का नाम आपका हुआ था कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में, उसमें दिया था और वहीं से मैंने इसे उठाया है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसीलिए शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर वाली कंडीशन बनी रहती है हमेशा। प्रेशर कुकर वाली कंडीशन, ये भी आपका किसी न किसी एग्जाम पूछ देता है कि प्रेशर कुकर वाला कंडीशन किस ग्रह पर बना रहता है, तो शुक्र ग्रह पर बना रहता है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर 3.4% नाइट्रोजन है, और 0.1% से लेकर 0.5% तक जलवाष्प पाया जाता है। यह आकाश में सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला, इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये बातें आप लोग नोट करते चलिएगा, और अगर नोट करने में परेशानी हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट करिएगा, मगर नोट करना मत भूलिएगा। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से साम्यता रहता है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह सभी ग्रहों की विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, और शुक्र ग्रह के चारों ओर बादलों की मोटी परतें घिरे होने के कारण इसे वेल्ड ग्रह यानी ढका हुआ ग्रह भी कहते हैं। वेल्ड ग्रह, वेल्ड मतलब ढका हुआ, क्योंकि इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की बादलों की मोटी परत है। और फिर उसके बाद शुक्र ग्रह पर सूर्योदय 118 दिन में एक बार होता है। अब आइए हमारी प्यारी धरती माता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें जानने लायक हैं। देखिए इनके बारे में जितना यहाँ पे दिया हुआ एक एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप लोग छोड़ सकें। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पहला कौन सा है? बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है। और पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14 करोड़ 97 लाख 97,900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और
14.95 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतना आपका सूर्य से औसत दूरी है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713.54 किलोमीटर है। और विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756.32 किलोमीटर है, ठीक है। ध्रुवीय व्यास 712, 12,713, और फिर उसके बाद है आपका विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास आपका है विषुवत रेखा पर जो थी मान के बनाया गया है वह है 12,756, क्योंकि जो विषुवत रेखा पर है जो अपने ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, इसीलिए ध्रुवीय व्यास कम है, और विषुवत रेखा पर थोड़ी फैली हुई है, इसीलिए हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला आपका परिधि होगा, ये वाला जो व्यास होगा ये तो आपका कम ही होगा, और ये वाला आपका ज़्यादा होगा। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवतीय व्यास आपका 12,756.32 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। और विषुवत रेखी परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। फिर देखिए, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल। और भूमि का क्षेत्रफल लगभग 14.89 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तथा जल का क्षेत्रफल इतना इस प्रकार भूमि कुल क्षेत्रफल के 29.8, भूमि कुल पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल फैली है? केवल 29.8 पर, बाकी 70.92% भाग पर आपका जल है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मैंने पीछे बताया था 5.52, और ये किसके बराबर है? बुध के घनत्व के बराबर है। बुध का घनत्व कितना है? 5.45, करीब करीब। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड रॉकेट के जाने के लिए। और जो आपका पलायन वेग है या निर्मगन गति जिसको कहते हैं, पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग नोट करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मगर किसी वस्तु को बाहर भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए, चारों तरफ जल ही जल है ना आपका। यहाँ पे ये सारा का सारा आपका एरिया जल से भरा हुआ है, और हरा वाला एरिया आपका थल है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों दिखाए गए हैं। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड है। और पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी है? परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकेंड में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। जैसे कि ये आपका पृथ्वी का ये आपका अक्ष हो गया पृथ्वी का, ठीक है। तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से झुकी हुई है। तो ये एंगल कितना आपका जो बनता है आपका? 23.5 डिग्री, 23/1/2 डिग्री, यानी अपने अक्ष पर। ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, और ये पृथ्वी इस अक्ष पर झुकी हुई है यहाँ पे। और पृथ्वी के कक्ष का कक्षातल पर कोण 66.5 डिग्री है। ये आपका कक्षातल का कोण हो जाता है, ठीक है ये। और ये कितना है आपका? 66.5 डिग्री, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। आप लोग मंगल ग्रह भूल के भी मार्क मत कर दीजिएगा। सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ भ्रमण करती है, और सूर्य अपने अक्ष पर किस तरफ भ्रमण करता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, जबकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा। फिर है आपकी पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु 4.4 अरब वर्ष है। और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई है, यानी कि अभी भी 2 अरब वर्ष से ज़्यादा ही आपका समय बचा हुआ है। और पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है, इसीलिए इसका आकार कैसा? पृथ्वी आकार है। आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए गोल देगा, मगर आप लोग गोल मत चूज़ कीजिएगा। गोल अब कोई भी आयोग मानता नहीं है। हर आयोग यही मानता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी आकार या जियोइड दिया होगा इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। पृथ्वी का औसत वेग 29.79 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दैनिक गति यानी कि परिभ्रमण कहता है। जो परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर जब घूमती है पृथ्वी, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। दिन और रात बदलते हैं। और पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने को वार्षिक गति कहते हैं, और इससे मौसम बदलते हैं आपके।
ऋतुएं बदलती हैं। ये आपका यहाँ पर ये गलत हो गया, इसे हटा दीजिएगा, यहाँ नहीं होगा। दैनिक गति की वजह से दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं दैनिक गति या परिभ्रमण की वजह से। ठीक है, परिभ्रमण की वजह से दिन और रात होते हैं दैनिक गति। और जो वार्षिक गति होती है उससे मौसम बदलते हैं। मौसम की तरह तुम भी, मौसम बदलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है और पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा प्रकाश वृत्त कहलाती है। ठीक है, प्रकाश वृत्त के जो भाग आपका सूर्य की तरफ होता है उधर तो उजाला होता है, और जो भाग सूर्य की तरफ नहीं होता उधर अंधेरा होता है। तो ये जो रेखा होती है, ये जो वृत्त होता है आधी पृथ्वी को अलग करता है। जिस तरफ दिन हो और जिस तरफ रात हो तो उसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे कम दूरी पर होती है और इसे उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है इसलिए उसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है जिसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी आकार में बुध से 3 गुना बड़ी है, और पृथ्वी बृहस्पति वो पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो 11 गुना पृथ्वी से बड़ा है, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो पृथ्वी से 3 गुना छोटा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है। द्रव्यमान इसका कितना है 5.976 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है, ये तो मैंने शुरू में ही बताया। पृथ्वी की उम्र का मापन जो है वो रेडियो सक्रिय पद्धति यूरेनियम पद्धति के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप लोगों से ये भी आपका ठिकाना में UPSI में आया हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल होता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहला है आपका फोमोस व डेमोस, और हर एग्ज़ाम में आपका इन 2 ग्रहों के बारे में पूछता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम बताइए। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों की खोजकर्ता कौन है? FS हॉल हैं। फोमोस और डिमोस की खोज किसने की थी? FS हॉल ने की थी। और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस। और मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 1979 में 2 उपग्रह भेजे गए थे। पहला आपका वाइकिंग 1 व वाइकिंग 2 किसके द्वारा भेजे गए थे? USA के द्वारा भेजे गए थे, परंतु वहाँ पर जीवन नहीं पाया गया। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की भांति ऋतुएं होती हैं। मंगल ग्रह पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कोलंबस है, जो कि एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई है आपकी 8,848 किलोमीटर। ठीक है, उससे भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। मंगल ग्रह सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल ही है। और मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया व मीथेन भी विद्यमान है। ठीक है, वायुमंडल अत्यंत विरल है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है, और फिर उसके बाद जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन भी पाया जाता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इनका कक्षीय तल पृथ्वी से 25 डिग्री कोण पर झुका है। पृथ्वी का कक्षीय तल कितना है? आपका पृथ्वी का कक्षीय तल 66.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री मत बोल देना। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 25 घंटे लगते हैं। मंगल ग्रह का आकार अंडाकार है। मंगल ग्रह का नामकरण युद्ध के रोमन देवता के आधार पर किया गया है। मंगल ग्रह का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। फिर आपका चलिए चलते हैं हम लोग बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति ग्रह का नामकरण रोमन देवताओं के शासन के नाम पर किया गया। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी व सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य का 5वां निकटतम ग्रह है। बृहस्पति ग्रह की सतह का ताप आपका -125 डिग्री सेंटीग्रेड है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, और ये आपका आया हुआ था, अगेन किस में आया था? MTS के एग्जाम में आया था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना भारी है, मैंने शुरू में ही बताया। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिससे आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आपका सूर्य से बहुत दूर होने के कारण बृहस्पति को पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की रोशनी का 27वां भाग ही प्राप्त होता है।
और बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है, जिसमें गैनीमीड, कैलिस्ट्रो, आयो व यूरोपा अति विशालकाय हैं, बृहस्पति के उपग्रह हैं। और गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमेड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड, कैलिस्ट्रो, आयो, यूरोपा ये सब बहुत बड़े बड़े उपग्रह हैं, ठीक है। और गैनीमेड जो है ये आपका पृथ्वी के बराबर है। फिर आपका बृहस्पति ग्रह की वलयों की कितनी संख्या है? 4। बृहस्पति के वलयों की संख्या 4 है और शनि की वलयों की संख्या 7 है। अभी हम लोग उसमें भी देखेंगे। और फिर आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह को रोमन का नाम मिथक्सार्स के अनुसार जुपिटर के पिता के नाम पर रखा गया है। शनि ग्रह सूर्य के निकटतम छठा ग्रह है, ठीक है। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है क्योंकि इसके चारों तरफ 7 छल्ले पाए जाते हैं। देखिए 7, ये जो छल्ले आपको दिख रहे हैं ये 7 छल्ले हैं, ठीक है। और शनि ग्रह का औसत व्यास 1 लाख, ये आकार में भी बड़ा इसलिए इसका व्यास भी बड़ा होगा, 1,20,535 किलोमीटर होगा। द्रव्यमान कितना है? 55 × 10⁻26 है आपका। कहाँ आपका गलत हो गया है, 55 × 10⁻26 किलोग्राम है। और शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 10 है, ये गलती है, यहाँ पर 7 हैं, वलयों की संख्या 7 है। ये 7 10 है, मैं कंफर्म कर लूँगा एक बार। इसे रुपया मिटा दीजिए, इसे मैं कंफर्म करके अगले लेक्चर में इसे कवर कर दूंगा। शनि ग्रह का धरातल जो है वह ठोस नहीं अपितु कम घनत्व वाली हल्की गैसों से निर्मित है। शनि ग्रह का घनत्व 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ये आप लोग एकदम नोट करके रखिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह का ताप जो है -180 डिग्री, जितना सूर्य से दूर जाते जाएंगे उतना तापमान कम होता जाएगा। शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? 63 हैं। और अब तो इसके खोजते खोजते आपके करीब 100 के करीब में पहुंचने वाले हैं, करीब अब 100 के करीब में पहुंच गए हैं, ठीक है। टाइटन नामक उपग्रह सबसे बड़ा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन आकार में बुध के बराबर है। टाइटन पर वायुमंडल व गुरुत्वाकर्षण दोनों है। टाइटन के अलावा और कौन से उपग्रह हैं? शनि के मीमांस हैं, एनसिलाहु है, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन, इयापेटस व फेबस हैं, ठीक है। सौर परिवार के शनि ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह हैं। अभी 100 तो आपको 100 के करीब तो मिल ही चुके हैं और फिर उनकी अभी भी खोज जारी है, रोज़ का नाम उनकी खोज जारी ही रहती है। फिर आपका अरुण ग्रह का नाम आकाश के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। और अरुण ग्रह सूर्य से 7वां दूरतम ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी, ठीक है। विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज करी थी। इसे यूरेनस भी कहा जाता है। फिर अरुण ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया। दूरदर्शी से देखने पर यह किस रंग का दिखाई देता है? अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। और मंगल ग्रह किस रंग का दिखाई देता है? लाल ग्रह का दिखाई देता है। और अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा व एप्सिलॉन प्रमुख वलय हैं, ठीक है। इन वलयों को अलग अलग नाम दे दिया गया। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। इनके प्रमुख उपग्रह हैं टिटेनिया, ओबेरॉन, अब्राइल, एरियल, मिरांडा। ये सभी नाम विलियम शेक्सपियर के नाटकों के चरित्र पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। और ये आपका आरो यारो में पूछ दिया था। विलियम शेक्सपियर के नाटकों के चरित्र पात्रों के नाम पर किस ग्रह के उपग्रहों का नाम रखा गया है? तो अरुण ग्रह के उपग्रहों का नाम रखा गया है। और ये टिटेनिया, ओबेरॉन, अब्राइल, एरियल, मिरांडा ये सब शेक्सपियर के जो नाटक हैं, ओथेलो वगैरह, मर्चेंट ऑफ द वेनिस, इन सब के नाटकों के इत्ती का नाम पात्र हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष के सापेक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सारे ग्रह किस तरफ घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, मगर ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त इसी वजह से पूर्व दिशा में होता है। अरुण ग्रह की धुरी इसकी कक्षा से 18 डिग्री पर झुकी है, जबकि पृथ्वी का अपनी कक्षा से झुकाव 23.5 डिग्री है, ठीक है। फिर आपका अरुण ग्रह पर दिन लगभग 11 घंटे का होता है। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का नामकरण सागर के देवता रोमन के नाम पर किया गया। वरुण ग्रह अरुण ग्रह से मिलता जुलता है, अतः इसे अरुण ग्रह का सहोदर या जुड़वा भाई भी कहा जाता है, जुड़वा ब्रदर भी कहा जाता है। वरुण ग्रह जो है सूर्य से 8वां दूरस्थ ग्रह और सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। वरुण ग्रह की खोज 1846 में जॉन गैले ने की थी। और वरुण ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। और हरे रंग का और कौन सा ग्रह दिखाई देता है? आपका अरुण दिखाई देता है। और लाल रंग का आपका मंगल दिखाई देता है। और वरुण ग्रह की सूर्य से औसत दूरी इतना किलोमीटर है, यानी सबसे ज़्यादा दूर है। आप लोग मोटा मान चलिए 5496 करीब में करोड़ किलोमीटर माना जाता है।
करोड़ किलोमीटर दूरी मानी जाती है। और वरुण ग्रह के कुल 13 उपग्रह हैं, जिसमें टिट्रोन व नेरिड उल्लेखनीय है। वरुण ग्रह 166 वर्षों सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। चलिए, वरुण ग्रह को हो गया। अब हम लोग देखते हैं यम ग्रह। यम जो है आपका पहले 9 ग्रह पहले माने जाते थे, ठीक है, मगर फिर उसके बाद यम जो था ये ग्रहों की परिभाषा को पूरा नहीं करता था, क्योंकि इसकी जो कक्षाएं थी, परिक्रमण करने वाली कक्षाएं, वो वरुण ग्रह की कक्षा को काटती थी। इसीलिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग सम्मेलन में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें 8 पिंडों को जहां परंपरागत ग्रह की श्रेणी में रखा गया, वहीं प्लूटो के अतिरिक्त चेरान, उल्का पिंड सेरेस व 2003 यूवी व 313 जेना को बौने ग्रहों के नाम श्रेणी में रखा गया। तीसरी श्रेणी इसमें बनाई गई सौरमंडल। पहली श्रेणी तो ग्रहों की बनाई गई, दूसरी श्रेणी आपकी बौने ग्रहों की बनाई गई और तीसरी श्रेणी आपकी सूक्ष्म पिंडों की बनाई गई, और जिसमें सभी क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारे व अन्य खगोलीय पिंड शामिल किए गए, ठीक है। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा में कब ये यम को निकाला गया, तो 2006 में निकाला गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसे रट लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। 26वीं महासभा में ग्रह की जो परिभाषा स्वीकार की गई, उसके अंतर्गत अंतरिक्ष में विचरण कर रहे उसी खगोलीय पिंड को ग्रह माना जाएगा जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, ठीक है, और जिसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल हो गया हो, और साथ ही वो अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को नहीं लांघता हो। तो इसमें 2-3 चीज़ें तो ठीक थी, मगर ये पड़ोसी जो इसका था वरुण, उसकी कक्षा को लांघता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त कर दिया गया है, जिसमें सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 से घटकर अब 8 हो गई है, और इसे अब शुद्ध ग्रह की बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो ग्रह का दर्जा समाप्त कर उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, यानी ड्वार्फ प्लैनेट। और प्लूटो का अधिकृत नाम अब नंबर के रूप में कर दिया गया है, ठीक है। और प्लूटो के उपग्रह कौन कौन से हैं, चेरान, नीस और हाइड्रो को अब ये नाम दे दिया गया है, 134340। अब आइए हम लोग देखते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यांत्रिक या कृत्रिम, और दूसरा होता है आपका प्राकृतिक। चंद्रमा आपका प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, और जबकि जो मंगलयान हो गया या चंद्रयान हो गया, ये सब जो जाते हैं, आपका भास्कर हो गया, रोहिणी हो गया, ये जो उपग्रह आपके गए हुए हैं, ये कौन से उपग्रह हैं, ये आपके उपग्रह कृत्रिम हैं। आपके उपग्रह आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और ये अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी प्रदक्षिणा करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्रहों के जब चक्कर लगाएंगे और ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इसलिए सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। उपग्रह में अपनी चमक नहीं होती, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर उपग्रह ग्रहों की अपेक्षा छोटे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो ग्रह है वो इतिकाना अपने उपग्रह से उतनी छोटा हो, हमेशा उपग्रह ही ग्रह से छोटा होगा। अधिकांश उपग्रह उसी दिशा में ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिस दिशा में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रहों का पथ ग्रहों के समान अंडाकार होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक में होते हैं, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आपका चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह या पृथ्वी के चारों परिक्रमा करता है। चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3,476 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है चंद्रमा का व्यास, ठीक है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/5वां, आयतन 1/50वां और गुरुत्वाकर्षण 1/6वां भाग है, ठीक है। चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी के भार का कितना, 1/5वां भाग है। आयतन कितना, 1/50वां भाग आयतन है, और गुरुत्वाकर्षण कितना, 1/6वां भाग। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है, तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं, अपजी, ठीक है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो उसे अपजी कहते हैं, और जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक कक्षा में होते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। अपोजी, पेरिजी और सिजगी, ये आप लोग समझ गए ना। सिजगी तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं, और अपोजी कब होती है जब चंद्रमा खूब दूर चला जाता है, और पेरिजी कब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक होता है।
चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड। 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग है और इसे 1.48 मील प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए चंद्रमा पर पहले का नाम फुल मून होता है, फिर आपका हाफ मून होता है, फिर आपका धीरे धीरे पूरा अमावस्या छा लेती है और फिर आपका वापस से अमावस्या घटते 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 फिर आपका वापस पूर्णिमा में बदल जाती है। और अमावस्या और पूर्णिमा कितने दिनों का अंतराल पे होती है? 15-15 दिनों के अंतराल पर। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। अब बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति 2287 मील प्रति घंटा है। 21 जुलाई गलत दिया हुआ है, 19 जुलाई है। 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग व सर एडविन एल्ड्रिन विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे। ये अपोलो 11 नामक जहाज़ से, अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से अपने चंद्रमा पर गए थे। और 1984 में आपके कौन गए थे? 1984 में हमारे इंडिया के गए थे और उनका नाम आप लोग बताइए। चंद्रमा पर रूस के सहयोग से इन लोगों का चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहलाता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहलाता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाई गई चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी पुरानी। इसकी चट्टानों से टाइटेनियम अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। और चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत लिवनीज पर्वत है जो कि 35,000 फीट ऊंचा है। यह पर्वत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का अधिकतम ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का न्यूनतम तापक्रम 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसीलिए हम लोगों ने जो चंद्रयान मिशन भेजा है इसीलिए भेजा है कि जब यहाँ पर तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो ज़रूर बर्फ़ होती होगी। तो हो सकता है दक्षिण ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हो और उस बर्फ़ से हम लोग जल का पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा पर जल पाया जाता है कि नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर जो आपका अभियान भेजा गया है चंद्रयान 3 वो इसीलिए भेजा गया है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। फिर आपका नेब्यूला इसे निहारिका कहते हैं। निहारिका किसे कहते हैं? लोग फोटो में देखिए। निहारिका आकाश में निर्मित एक चमकीला धब्बा है जो हल्की गैसों के बादल से निर्मित होता है तथा तारों के द्वारा प्राप्त रोशनी से धुंधला धुंधला चमकता है। निहारिकाएं सर्पिल व दीर्घवृत्तीय 2 प्रकार की होती हैं। ब्रह्मांड में घूम रहे कुछ प्रकाशहीन पिंड काली निहारिका कहलाते हैं। एंड्रोमेडा जो है वो ज्ञात सर्पिली निहारिकाओं में सबसे बड़ी मानी जाती है। एंड्रोमेडा सबसे बड़ी निहारिका है। फिर आपके तारे जो हैं आपके गैसीय द्रव्य के उष्ण व स्वयं दीप्तिमान ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंड जो प्रकाशीय विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं वो तारे कहलाते हैं। और तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट में है। वामन तारे की जो ज्योत्सना है वो सूर्य से कम होती है, ड्वार्फ स्टार, और ये अपने बुढ़ापे में होता है जब तारा, तो उसे वामन तारा कहते हैं। और विशाल तारा जायंट तारा की जो होती है वो सूर्य से अधिक होती है। ये अभी नौजवान तारा है। वह तारा जिसकी चमक गैसों के निष्कासित होने से अचानक बढ़ जाती है 10 से 20 गुना, उसे नोवा कहते हैं, ठीक है। गैसों के निष्कासन तो उसे नोवा कहा जाता है। और जब तारा सर्वाधिक चमकने लगता है 20 मैग्नीट्यूड से भी अधिक तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा डॉग स्टार है, डॉग स्टार, या इसे सीरिस भी कहते हैं। सीरिस पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार। गुरुत्वाकर्षण से परस्पर बंधित तारों के जोड़े के युग्म को तारे बाइनरी स्टार्स कहते हैं। और यानी 2 तारे जब अगर गुरुत्वाकर्षण से जुड़े रहेंगे तो उन्हें बाइनरी स्टार कहा जाता है। और तारे से अधिक तारों के निकाय को बहुगलित ताने को मल्टीपल स्टार कहते हैं। यानी कि जब जैसे क्लस्टर बना देते हैं, क्लस्टर मतलब एक तारे के गुरुत्वाकर्षण से दूसरा तारा, फिर उसके बाद दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण से तीसरा तारा, फिर आपके तीसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण से चौथा तारा जुड़ा हो, ठीक है। तो ये सब अपना मिल के एक क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल यानी बहुतलित तारे नहीं है, तारे है ये। जब तारे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है किंतु माप बहुत कम हो जाती है तो इन्हें ठंड तारा भी कहा जाता है। इसके कारण इनके लाल रंग के कारण इन्हें रक्तदानव यानी रेड जियांट भी कहा जाता है। बेटलगोस, मीरा व अटारस आदि इन्हीं रेड जियांट तारों के नाम है, ठीक है। रेड जियांट में तारा बहुत बड़ा हो जाता है और माप उसका बहुत छोटा हो जाता है, यानी छोटे में भी बहुत बड़ा हो जाता है। आकाश के निश्चित क्षेत्र में स्थित तारों का झुंड जो किसी विशेष आकृति की बाह्य रूप रेखा को स्पष्ट करता है तारामंडल कहलाता है। जैसे द ग्रेट बियर या सप्तऋषि या कालपुरुष या कैसोपिया। सप्तऋषि तारामंडल आप लोगों ने देखा होगा, ध्रुव तारे से उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। सप्तऋषि तारामंडल कुछ इस तरीके से फैले होते हैं आसमान में। ये आपका 1 2 3 4
5 और जो छठवां तारा आपका होता है वो एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर, और ध्रुव तारा आपका इसी सीध में होता है। ठीक है, इस तरीके से फैले होते हैं 7 तारे। ये आपके सप्तऋषि तारामंडल और ये आपका ध्रुव तारा। ध्रुव तारा से सप्तऋषि तारामंडल का पता चलता है। सप्तऋषि तारामंडल, इसमें 7 तारों का नाम भारत के ऋषियों के नाम पर पड़ा है, जो कि हैं ऋतु, पुलस्त, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ व मरीचि। ठीक है, और इन ऋषियों का नाम आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आरओ के एग्ज़ाम में आपका ज़रूर पूछ देता है। ध्रुव तारा वह तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। यह किसी भी स्थान पर ऊंचाई व दिशा ज्ञात करने का काम आता है, इसीलिए इसे पोलर स्टार भी कहते हैं। पोलर स्टार आप किसी पृथ्वी के किसी भी केंद्र से देखेंगे तो ये हमेशा उत्तर तरफ में ही दिखाई देगा। देखिए, ये आपका तारों का समूह। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, वह गैलेक्सी कहलाता है। ये आपका, इसे आप गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, फिर आपको देखिए, रात में आकाश में एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक दिखाई देने वाली चौड़ी चमकीली पट्टी जो पृथ्वी से नदी के समान आकाश में दीप्तिमान पट्टी के समान दिखाई देती है, वो उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा भी गैलेक्सी का ही पार्ट होता है। आकाशगंगा में लगभग 1 खरब तारे हैं। धूमकेतु या पिच्छल तारे की रचना गैसीय पदार्थों से होती है। इनकी लंबी पूंछ होती है। पुच्छल तारे जो होते हैं उनकी रचना गैसीय पदार्थों से होती है। धूमकेतु निश्चित अवधि पर देखे जाते हैं। धूमकेतु बेसिकली होते क्या हैं, ये छोटे छोटे ग्रहों के पिंड होते हैं जो आसमान में, आप लोगों ने कोई साइंस फिक्शन वाली मूवी देखी हो तो उसमें देखे होंगे छोटे छोटे पदार्थ के कण ठिकाना में घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में। वे जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं तो उनके पीछे जो है रोशनी निकलती है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण में आते ही ये जल उठते हैं घर्षण के कारण। जब घर्षण के कारण जल उठते हैं तो इनके पीछे ज्वाला निकलती है और एक लंबी सी पूँछ उस ज्वाला के कारण बनती है, उसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, वो तारा नहीं टूटता है। तारा टूटेगा, धरती पर गिरेगा तब तो ठिकाना में धरती निकल जाएगा, तब तो ब्लैक होल हो जाएगा। धूमकेतु निश्चित अवधि पर देखे जाते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और फिर आपका 1843 में विशाल जो है पुच्छल तारा नज़र आया था, जिसकी पूंछ 50 करोड़ मील लंबी थी। ठीक है, फिर आपका वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं, जो कई लाख वर्षों से सूर्य के पास पहुँचते हैं। ठीक है, फिर आपका इससे ज़्यादा आपका और कुछ आएगा भी नहीं, और इससे ज़्यादा आप लोगों को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देखिएगा, जियोग्राफी जो एकदम बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, उसे भी मैं एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप लोग इस चैनल पे जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं इसकी PDF एकदम आपको फ्री कर दूंगा। और PDF को आप लोग जब 2-3 बार अपनी नज़रों से गुजार देंगे ना, जैसे ही 50 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करवाइए, वैसे मैं इस PDF को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर दूँगा। और एक बार ठिकाना में आप PDF को देखेंगे, PDF देखेंगे कि माशाल्लाह क्या बनाई है, कि मतलब हाँ, मतलब अच्छे से ठिकाना में इस PDF को तैयार किया गया है। आप इस PDF को 2-3 बार अपनी आंखों से गुजारेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, और आपका उस एग्ज़ाम में जैसे बैठेंगे आप लोग और लोगों से बेहतर पोजीशन में ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेजस शिक्षा चैनल को। और अब यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं, और कल शायद हम लोगों का स्टैटिक जीके का अपलोड करेंगे। ठीक है, कल स्टैटिक जीके, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर सैटरडे और संडे के दिन स्टैटिक जीके अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।